Hello everyone, so welcome back once again with a new video of class 10th. So we are in class 10th and as it is written here, we are going to talk about the rise of nationalism in Europe. History chapter 1 from class 10th. देखो बेसिक सा चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे व्हाट इज इन द चैप्टर. ठीक है, चैप्टर के नेम के साथ शुरुआत करते हैं. नाम में आपको सबसे पहला वर्ड मिला, दैट इज द राइज. राइज हिंदी में पता है सबको कि उदय होता है, मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट. ठीक, ऑफ का नाउन, समथिंग विच गोइंग टू स्टार्ट or spread, whatever. The second one is nationalism. अब यहाँ पे nationalism वर्ड का मतलब है यहाँ पे राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देखो, फीलिंग फॉर योर कंट्री, लाइक हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ जियोग्राफिकल रीजन. देश की बात तो कर ही रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री, व्हाट डज इट मीन? देश किसे कहते हैं? देश बोल, कोई भी देश बनता है बच्चों, याद रखना कि जियोपॉलिटिकल बाउंड्री को हम लोग देश बुलाते हैं. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. द जियोपॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी रीजन इज कॉल्ड कंट्री और अ स्टेट. अब यहां पे जियो और पॉलिटिकल वर्ड का क्या मतलब है ये समझो अच्छे से. जियो क्लास के बाहर तुरंत भेज देंगे, सीधा होके बैठो. जियो का मतलब है जियोग्राफी. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये आ रहा है स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, मान लीजिए छोटा सा है, जैसा भी बना हो. अब ये जो एग्जैक्टली क्या है, ये एक जियोग्राफिकल बाउंड्री मैंने ड्रॉ किया, तो जियो वर्ड यहां से आया. और पॉलिटिकल वर्ड का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो जियोग्राफिकल बाउंड्री, इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक ही शासन चलेगा. वो शासन किसका है? इंडिया का है. इसीलिए हम इसको एक कंट्री या एक देश बोलेंगे. तो याद रखना, भौगोलिक तौर पे यानी कि जियोग्राफी के तौर पे जो एक लैंड बाउंड्री आप डिजाइन करते हो वो, और उसमें शासन अगर किसी एक का है, वो उस भू संरचना को या उस लैंड फॉर्म को या उस लैंड रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? कंट्री बुलाते हैं या एक स्टेट बोलते हैं. इट इज कॉल्ड अ स्टेट और अ कंट्री. तो बेसिकली यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप के अंदर यही हो रहा था. नंबर वन, यूरोप के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या हो रहा था? तो भैया यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे. द फॉर्मेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस या कंडीशंस स्टार्टेड बिगिनिंग इन द पार्ट ऑफ यूरोप. अब जब आप इस चैप्टर में डीपली अंदर जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा अबाउट द फ्रेंच. स्टार्टिंग द चैप्टर विल स्टार्ट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्लास 9th में आपने जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एंड किया था, हियर इन द क्लास 10th वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. 9th में हम लोगों ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने लास्ट किया था चैप्टर को नेपोलियन पे, कि आफ्टर लुई 16 द रूल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर्स कम. लुई 16 के बाद द किंग फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी, लुई 16 के बाद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर केम, हु फॉर्म द नेशनल असेंबली एंड ऑल दैट, जैकोबिन्स क्लब, द फाउंडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब. सो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आया था, एंड आफ्टर रॉबस्पियर अ गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कम. और डायरेक्टर्स और नेशनल असेंबली के बीच की लड़ाई की वजह से एक आदमी, इंसान जिसको कि मौका मिला फ्रांस पे रूल करने का, ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन बोनापार्ट, है ना. सो हम लोग 9th में नेपोलियन पे चैप्टर को खत्म किया था.
अभी जब आप रीड करोगे अपने एनसीईआरटी से, वही नेपोलियन से हम लोग आप चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, बात हो गई क्लियर। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट हियर इन द चैप्टर अबाउट फ्रांस। फ्रांस के बाद हम लोग इस चैप्टर में कहाँ जाएंगे? सो वी विल गो फॉर द कंट्रीज लाइक जर्मनी, वी विल गो फॉर इटली, वी विल गो फॉर ब्रिटेन, इंग्लैंड। और इन सभी देशों के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, मतलब जियो पॉलिटिकल फीलिंग, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जल्दी से। जैसे जब आप जर्मनी पढ़ोगे, सो जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी जो आज एक जर्मनी है, जैसा भी जर्मनी दिखता है एक देश जैसा, वैसा नहीं था पहले। इट वॉज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट किंग्स, किंगडम्स। जैसे हमारे यहाँ पे राजवंश है, राजवंश कहने का मतलब है वी हैव, थे मतलब सॉरी नॉट हैं, वी हैव द खिलजीज, वी हैव द ऐबक्स, वी हैव द तुगलक्स, वी हैव द मुगल्स, है ना। सिमिलरली वी हैव द चौहान्स, वी हैव द यू कैन से मराठाज, चोलाज, चेराज, है ना, पांड्याज। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्री ये थे, एम्पायर था। उन सब को मिला के अखंड भारत बना जो आज है हमारे पास, ये इंडिया। इंडिया क्या है? अखंड भारत है। समझ रहे हो? जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे भारत के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर आई बिलीव 500, मोर देन 500 रियासतें थीं। रियासत मीन्स स्मॉल किंगडम्स। उस सारे स्मॉल किंगडम्स को कोलाइड करके एक साथ मिला के वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर। जर्मनी की जब बात होगी वी विल रीड कि जर्मनी में ये काम किसने किया? द प्रुशियन किंग, द प्रुशियन, प्रुशिया के राजा, प्रुशिया के राजा जिनका नाम आई बिलीव फ्रेडरिच विलियम 4 मे बी शायद। सो फ्रेडरिच विलियम 4, कैसर नहीं, कैसर तो इटली में थे, जर्मनी फ्रेडरिच विलियम, हाँ। तो फ्रेडरिच विलियम 4 डिड, प्रुशिया किंग डिड दिस यूनिफिकेशन। और किस आधार पे, हमारे भारत में किस आधार पे यूनिफिकेशन हुआ था? तो भौगोलिक आधार पे, मतलब इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के आधार पे। लेकिन जब आप जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ोगे कि जर्मनी कैसे जर्मनी बना, तो वहाँ लैंग्वेज के आधार पे बना। प्रुशिया के राजा का कहना था कि जहाँ तक के लोग जर्मन भाषा में बात करते हैं वो सब जर्मनी है। हम उन सब इलाकों को जीत के एक देश में मिलाएंगे और सारे जर्मन स्पीकर्स को एक जगह रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? सो यूरोप में वी विल रीड इन द चैप्टर दैट व्हाट कॉजेज यूनिफिकेशन, व्हाट कॉजेज नेशनैलिटी, हाउ द फीलिंग इमर्ज्ड, ये भावना लोगों के मन में कैसे आई। जब आप इटली की यूनिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये लिखा हुआ प्रॉपर में मिलेगा कि जो इटली के लोग थे दे नेवर हर्ड देयर सेल्फ एज अ इटालियन। तो इटली जब देश बनाना, देश कौन बनाया था? कैसर विलियम। कैसर, जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते हैं, इटली में राजा को कैसर बोलते हैं। जैसे रशिया में राजा को जार बुलाते हैं, है ना। सो इन रशिया किंग इज कॉल्ड जार, सिमिलरली इन इटली किंग इज कॉल्ड कैसर। सो कैसर विलियम जब उन्होंने पूरा यूनिफिकेशन ख़त्म कर दिया, देश बना लिया इटली, और खड़े होकर के विक्ट्री के दिन, आज़ादी देश बनने के बाद जब खड़े होकर के बोले, चिल्लाया उन्होंने कि फ्रॉम टुडे वी आर इटालियन। इटली के लोगों को लगा, पढ़ोगे आप बुक में, कि ही इज शाउटिंग लटालिया, लटालिया मीन्स मे बी दिस इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ कैसर विलियम, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को इटालियन सुना ही नहीं था। उनको ये कभी फीलिंग ही नहीं था कि दे कैन बी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो इस चैप्टर में आप इन्हीं सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे कि नेशनलिज्म कैसे आया, कौन कौन से स्ट्रगल्स हुए, कौन कौन सा वॉर हुआ यूरोप में। इट इज़ फुल अबाउट यूरोप, पूरा चैप्टर यूरोप के बारे में है ना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, प्रवचन बहुत हो गया। एंड सब लोग क्या करो, अपना एनसीईआरटी ओपन कर लो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी एसएसटी का क्लास हो हिस्ट्री, तो एनसीईआरटी इज मस्ट टू ब्रिंग, है ना, बिकॉज वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स इन एनसीईआरटी ओनली। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड आई बिलीव कि, एक सेकेंड मैं भी अपना बुक ओपन कर लेता हूँ।
Okay, so we are in the first page and I believe it's visible. So I have PDF of right now of this chapter. You can see here guys. So आप अपना पहला बुक ओपन कर लोगे, पहला पेज ओपन कर लोगे. This is the first page of your you can say class 10 the rise of nationalism in Europe chapter. And जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर से रहता है ऑलवेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट मेंशनिंग ऑल ऑफ यू. व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो? What was the utopian vision of Frederick Sorio? This is going to be your first question for the chapter. Now, जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं भी है, आप ध्यान दीजिए. This is the exactly this picture. ये जो पिक्चर आपके सामने है, this picture is only your answer. अब हालांकि आंसर के लिए पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. You can easily see in the picture. इस पिक्चर में ध्यान से आपको देखना है. What you can observe in the picture. इस पिक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे, you just observe that in this picture, Frederick Sorio painted something. What he painted, look. First of all, Jesus Christ is in the center. Jesus Christ in this painting, Jesus Christ is in the center. And all other angels मतलब परियां, angels and the God and goddesses मतलब यूरोप के अंदर जितने भी mythological God and goddesses हैं, for example Zeus, Poseidon, Hercules, है ना, all these are the God and goddesses. जैसे हमारे यहाँ पे राम होते हैं, राम है, विष्णु है, शिव है ना, वैसे ही यूरोप के अंदर ग्रीक माइथोलॉजी है. वी बिलोंग्स टू आर्यंस माइथोलॉजी, मीन्स द ईस्टर्न साइड. हमारा ईस्ट जो है ना, पूर्व के तरफ, हम बिलोंग करते हैं किसको? हिंदू आर्यंस माइथोलॉजी को. हमारे हिंदू आर्यन माइथोलॉजी में भगवानों के नाम क्या है? राम, लक्ष्मण, विष्णु, शिव, कृष्ण. सिमिलरली वर्ल्ड में एक दूसरी भी एक सभ्यता है, दैट इज द यूरोपियन सिविलाइजेशन, और वहां पे ग्रीक माइथोलॉजी है जिसके देवताओं के नाम पोसाइडन, हरक्यूलस द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जियूस. उसके बाद बात करूं तो और भी बहुत सारे देवता हैं, है ना. तो आप देख सकते हो सारे देवता यहां पे एक साथ आकाश में हैं, और यहां बीच में लिखा हुआ है एक वर्ड फ्रैटर्निटी. There is a word given in this picture and this is called fraternity. Fraternity means भाईचारा, है ना. मतलब क्या? ये जितने देवता है ना, ये देवता आपस में ये बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, that we all are equal and we all are brothers. भगवान ये मैसेज दे रहा है ऊपर से स्वर्ग में कि we all are equal, like मत, है ना, चाहे हम किसी भी देश के भगवान हो, चाहे हमें कोई भी यूरोप के अंदर पूजता हो, किसी भी तरीके से हमारी पूजा करता हो, बट वी ऑल आर इक्वल, वी आर नॉट सेपरेटेड. तो ये भगवान का मैसेज है. अब नीचे आ जाओ, इंसान का मैसेज. इन दिस पेंटिंग यू कैन सी द पीपल, देयर इज अ लाइन, इट्स अ क्यू, एक लंबी सी कतार है ना, और हर कतार में दो बातें सिंबलाइज्ड है, टू थिंग्स. नंबर 1, people from different countries line up and moving in a queue. हर देश के लोग हैं यहाँ और वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं. अब आप कहोगे कि सर हाउ कुड यू नो दैट हर देश के लोग यहाँ हैं यूरोप के? यस, they are symbolized by their national flag. यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो he is a painter, sorry he was a painter. पहली बात तो दिमाग में डाल लो, यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो मीन्स व्हाट? द इमेजिनरी. मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा.
तो नेशनल फ्लैग है जिसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है कि दे आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड दे ऑल्सो वियर्ड अ नेशनल कॉस्ट्यूम। नेशनल कॉस्ट्यूम मतलब हर नागरिक के शरीर पे एक जैसा कपड़ा है। सो दिस नेशनल कॉस्ट्यूम एंड दिस नेशनल फ्लैग डिनोट्स दैट दे आर इक्वल, है ना, एंड दे आर मूविंग इन अ लाइन। अब एक लाइन में चलना क्या दिखाता है? ये जो क्यू है, लाइन ऑफ क्यू या लाइन या जो क्यू है, इट रिप्रेजेंट्स दे ऑल आर टुगेदर, दे ऑल आर टुगेदर मतलब पूरा यूरोप एक साथ है, चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश के नागरिक दे ऑल आर टुगेदर, ये सिंबलाइज कर रहा है ये लाइन। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा सबको एक साथ मिला के बोलता हूं। पहले समझो यूटोपियन वर्ड का मतलब। यूटोपियन, द वर्ड यूटोपियन मीन्स a society which is very ideal, एक ऐसा समाज जो बहुत महान है, अपने आप में बहुत महान समाज है ना। इट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक है। इतना आदर्श, इतना अच्छा समाज जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने इमेजिन किया था अपने पेंटिंग में, इट इज़ नॉट लाइकली टू बी पॉसिबल कि प्रेजेंट हो, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंटिंग में एक ऐसा समाज बनाया है जहां पे किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सेंस ऑफ इक्वालिटी, इन सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी, दे ऑल आर फ्री, सो इन सेंस ऑफ लिबर्टी। ऐसा समाज कहीं नहीं है। हर घर में झगड़ा है, लड़ाई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो की इस पेंटिंग में ऐसी किसी बात को दिखाया नहीं गया। समझ रहे हो? इसीलिए कहा गया है कि अ सोसाइटी विच इज लाइकली टू बी इमेजिनरी बिकॉज इट इज वेरी आइडल। क्लियर हो गई बात? अब ये विजन क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था। ये क्या था? उनकी इमेजिनेशन थी जिसको उन्होंने पेंटिंग किया, इसलिए इसको कहा गया है विजन। वो ऐसा चाहते थे कि यूरोप ऐसा ही हो। द पेंटर फ्रेडरिक सोरियो, यूरोप ऐसा था नहीं। क्लियर हो गई बात? फ्रेडरिक सोरियो तो बता ही दिया, ही इज ए पेंटर। और उस पेंटिंग में क्या था? तो पीपल फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट। अब आप कहोगे सर ये आंसर तो आपने बता दिया, लेकिन लिखूं कैसे? वो भी बता देता हूं। जिनके पास किताब है, माता रानी के दया से वो किताब में झांकेंगे, और जिनके पास नहीं है वो वीडियो में झांक लेना। देखो इस पेज में नीचे से 1 2 3 4 5, द फिफ्थ लाइन, इन सोरियूज, यू कैन सी हियर, इन सोरियूज, योर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इन सोरियूज यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड दो थ्रू देयर फ्लैग्स, a national costume. Leading the possession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland. अब आपको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है एकदम 1 नंबर का कि why लिखो, क्वेश्चन लिखो, why in the painting of Frederick Sorio, why in the painting of Frederick Sorio, why in the painting of Frederick Sorio, why in the painting of Frederick Sorio the possession was led by अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। वाई इन द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो द पोजेशन वॉज लेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। सिंपल भाषा में कि जो पेंटिंग उन्होंने बनाई, उस पेंटिंग में सबसे आगे की लाइन में, मतलब वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
तो फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब ने उस लाइन में सबसे पहले अमेरिका को झंडे के साथ क्यों खड़ा किया? बिल्कुल, दिमाग में इस बात को देखो, ये बहुत कॉमन सी बात है। आप में से कोई ये बोल सकता है कि सर उसका मन नहीं, उसने जो भी किया है अपनी इस पेंटिंग में, हर किसी सबके पीछे एक सिंबल है। देयर इज ए पॉइंट ऑन एवरीथिंग डन बाय फ्रेडरिक सोरियो इन द पेंटिंग। सो याद रखना, व्हेन ही पेंटेड दिस पेंटिंग बाय आई बिलीव 1848, हाँ, तो 1848 में जब वो इस पेंटिंग को पेंट कर रहे थे, ऑन दैट टाइम अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड दे ऑलरेडी बिकम द नेशन स्टेट। ये दो देश ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे। सो ही पेंटेड दे बोथ एज एन एग्जाम्पल कि देखो नेशन स्टेट कैसा होता है। तो वो दोनों पहले है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके पीछे पीछे बाकी यूरोप के कंट्री उनको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? पेंटिंग का नाम पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, देखो वो ओवरऑल दिया है, बट इट्स अ यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, है ना। चलिए, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स बता ही दिया उसने, बुक में दिया है ये। उसका स्टेटमेंट आप यही लिखोगे कि बिकॉज when he painted till then US and Switzerland already become a nation state, so they put over there as an example. नेशन स्टेट का मतलब होता है एक राष्ट्र, एक ऐसा, देखो स्टेट वर्ड जब भी आप बोलते हो ना, स्टेट वर्ड जब आप बोलते हो तो स्टेट वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बिहार राज्य, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा है इसीलिए हम लोग सेपरेशन करने के लिए कंट्री अलग बोलते हैं और स्टेट अलग बोलते हैं। बट वर्ड स्टेट एंड कंट्री बोथ इज इक्वल, दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉजिक का मैजिक यहाँ पे सिंगल सा ये है कि नेशन स्टेट वर्ड का मतलब है एक ऐसा रीजन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे जो कि एक देश के तौर पे उसको माना जाए, गिना जाए। क्लियर है बात? ठीक है। नेशन स्टेट दिखाओ क्या लिखा है। बिकॉज क्या है ये क्या लिखी है बाबू तुम? बिकॉज वेन ही पेंटेड, इतना बढ़िया लिखोगी। बिकॉज वेन ही पेंटेड बाई 1848 US एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी बिकम अ नेशन स्टेट। ठीक है, कुछ गिरा आपका? अच्छा, इसका आंसर कहाँ तक आएगा? लुक हियर, आप पेज टर्न करोगे अपने एनसीईआरटी का, और पेज टर्न करके यू हैव टू कम टिल द फर्स्ट फुल स्टॉप एंड गोल्ड फ्लैग, अप टू दिस यू हैव टू कम। सो पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ अब आ जाओ आप सीधा सीधा सोर्स ए। यू कैन सी हियर, इसी सेकेंड पेज पे एक कॉर्नर पे एक बॉक्स बना है येलो कलर का, एंड दिस येलो बॉक्स ऑलरेडी हैज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज नेशन? तो पहला क्वेश्चन आप सेकेंड क्वेश्चन लिखोगे, हु वॉज अर्नेस्ट रेनन? हु वॉज अर्नेस्ट रेनन? हु वॉज अर्नेस्ट रेनन? किसी को कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट इट। केवल प्रवचन का आनंद उठा के घर ना जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अर्नेस्ट रेनन? मार्क हिज व्यू ऑन नेशन। उनके विचारों को व्यक्त करिए नेशन यानी कि देश के बारे में। अर्नेस्ट रेनन कौन थे और वो क्या सोचते थे देश के बारे में, वो आपको लिखना है। चलो फटाफट से बता दूं कि वेयर इज योर आंसर।
फिर मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस बॉक्स एंड सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस बॉक्स टिल plebiscite, till the word plebiscite, till the word plebiscite, up to this you have to write your answer। क्लियर होगी बात? अब सुनो ध्यान से, जिनके पास बुक है यू कैन इजीली लिसन इट। बाबू पहला पैराग्राफ पूरा और सेकंड पैराग्राफ में टिल द वर्ड प्लेबिसाइट, जो डार्क किया हुआ है ब्लैक कलर से। चलो अब ध्यान से बुक पे देखो, आई एम just explaining it। Ernest Renan, who was Ernest Renan? It is given here in a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882. The French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what makes a nation। तो अगर कोई आपसे पूछेगा who was Ernest Renan, then what will be your answer? Ernest Renan was a philosopher। Ernest Renan was a French philosopher। What? He was a French philosopher who given his lecture in 1882 in the University of Sorbonne। ठीक है ना? क्लियर है इतना? ठीक है, आइए सीधे नीचे चले आइए आप, अब उनके विचारों को सुनते हैं। A nation is the culmination of a long past। A nation is the second paragraph I am reading। A nation is the culmination of a long past of endeavors and sacrifice and devotion। एक देश क्या है? तो एक देश, उन्होंने कहा कि एक देश त्याग, डिवोशन यानी कि भक्ति और एकता का प्रतीक है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि सपोज इन फ्यूचर, आज से 5 साल के बाद माता रानी की दया से यू गाइज इफ़ यू हैव अ विश टू बिकम एन IITian, आप IIT क्रैक करो, आपकी जॉब लग जाए एंड यू आर इन माइक्रोसॉफ्ट, यू आर इन कैलिफोर्निया। वन मॉर्निंग, एक सुबह आप उठे और आपने न्यूज़ ऑन किया, टीवी ऑन किया एंड यू हर्ड अ न्यूज़ दैट देयर इज़ अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना and India badly need help। अब देखो देश क्या है and how you be a citizen। आप उस समय अपने देश के नागरिक कैसे बनोगे, कैसे आप बनोगे? आप में और एक अमेरिकन में जो आपका रूममेट है, he is also working in the same company Microsoft। तुम दोनों एक साथ न्यूज़ देखे, बट तुम दोनों में अंतर क्या होगा? Your American friend, US friend, he is having no feeling about that news। बट यू ऑन अ सेम टाइम इफ यू हैव अ फीलिंग अबाउट द कंट्री, आपको उसी समय फीलिंग आएगा, पहले काम करोगे कि फ़ोन उठाओगे, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करोगे यहाँ इंडिया में कि पापा सुने कि चाइना के साथ वॉर शुरू हो गया, आप लोग ठीक हैं? नहीं तो टिकट भेजते हैं, आप यहाँ आ जाइए। पहली फिक्र पेरेंट्स के लिए। दूसरी फिक्र, अगर कोई यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके तो उनके लिए। तीसरा फिक्र, अगर मान लो प्रधानमंत्री का या उस समय के राष्ट्रपति का एक संबोधन आ गया टीवी पे, जो वो बोल रहे हैं कि इंडिया नीड हेल्प, जितने लोगों से जो हेल्प हो सके इस बैंक अकाउंट पे आप डालें और इंडिया की हेल्प करें, या जिस तरीके से आप कर सको। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑन अ सेम टाइम यू स्टार्ट सेंडिंग मनी, जितना हो सकेगा उतना आप भेजोगे अमेरिका से बैठे बैठे। इस कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने डोनेट किए कंट्री के लिए ताकि कंट्री फाइट कर सके। यही लिखा है कि एक देश का मतलब यही है कि वहाँ रहने वाला हर नागरिक अपने देश के लिए लड़े, अपने देश के लिए त्याग करे और उसको देश के साथ लगाव हो। ये एक फीलिंग है, जैसे फीलिंग आपको आपकी माँ के लिए होता है वैसी ही फीलिंग आपको आपके देश के लिए भी है। ये बात उन्होंने कहा अपने पहले लाइन में। सेकेंड लाइन, अ हीरोइक पास्ट, एक बहुत महान गौरवशाली इतिहास हो उस देश का, उस जगह का जिसको हम देश बोल रहे हैं, उसका एक बहुत हीरोइक गौरवशाली इतिहास हो। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, पोरस who stopped the journey of Alexander, we call Sikandar, Porus,
पृथ्वीराज चौहान, आंख ना रहने के बाद भी मोहम्मद गोरी को मार गिराया अपने वाहन से, है ना। शिवाजी भोसले, रानी लक्ष्मीबाई। दिस इज द पास्ट ऑफ इंडिया, ग्रेट पास्ट, जिसपे आपको गर्व होगा देश के ऊपर कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां ऐसे 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 हीरो पैदा हुए हैं। टीपू सुल्तान, उनकी तलवार इतनी 12 किलो की तलवार होती थी, 12 से 15 किलो की। आप 2 हाथ में जो तलवार उठाएंगे वो 1 हाथ से वो तलवार चलाते थे। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन पास्ट, पहला हो गया। दूसरा, ग्रेट मैन, उस देश में महान लोग हों, वो देश महान लोगों का हो। ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ऑफ अ नेशनल आइडिया, टू हैव अ कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट। अब देखो, देश के हर नागरिक का एक कॉमन ग्लोरी हो। कॉमन ग्लोरी मतलब व्हेन आई टॉक अशोक, you all will feel that you all are the part of Ashoka. ये common glory हो गया। We all believe that Ashoka was a great ruler, है ना। When we talk about Akbar, when we talk about you can say Shahjahan, so we all used to relate with it. तो ये हो गया common glory, है ना। उसके अलावा it is given to have a common will in the present, वर्तमान में भी सारे भारतीयों का एक ही विश हो। तो आप कहोगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि हर भारतीय का एक ही विश हो? है, पॉसिबल है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री एक बात जरूर सोचता है कि उसका डेवलपमेंट हो और देश का डेवलपमेंट हो। भारत का कोई नागरिक ये नहीं चाहता हो कि भारत डूब जाए, भारत पे कोई आके बम मार दे, भारत तबाह हो जाए, है ना, भारत में लोग खाने बिना मरने लगे। ऐसा भारत का कोई नागरिक भारत के लिए नहीं चाहेगा। हाँ, इफ समवन इज विशिंग द सेम तो ही इज देशद्रोही, वी कैन से ही इज नॉट गुड फॉर और कॉल टू बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। वही बात अर्नेस्ट रेनन ने कहा कंट्री के बारे में। आगे क्या कहा भाई देखें, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, सब मिलके एक साथ अच्छे काम करे। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और ऐसा करते रहने की चाह जगाए। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन टू बीइंग अ पीपल। द वर्ड पीपल हियर मीन्स सिटीजन, कि एक देश तभी देश बनता है जब ऐसी चाहत, ऐसे लोग एक साथ रहते हैं। समझ रहे हो? लास्ट, अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिडेटरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिडेटरी? कह सकते हो कि सॉलिडेटरी का मतलब होता है एक टाइप की यू कैन से अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, है ना। इट्स एग्जिस्टेंस इन अ डेली प्लेबिसाइट। अब इस प्लेबिसाइट का मतलब यहाँ दिया है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। मतलब इन शॉर्ट, प्लेबिसाइट कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। प्लेबिसाइट इज कॉल्ड टू बी अ डेमोक्रेसी वेयर everyone is participating in the decision making process, है ना। देश का मतलब ये भी तो है कि देश में चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, मेन हो या वुमेन, हिंदू हो या मुस्लिम, everyone participate in everything. If suppose we are separating the girls, the women, कि no, you are not authorized to participate, तो कहीं ना कहीं हम समाज के हर किसी के साथ न्याय तो नहीं किए। सो दिस इज व्हाट द अर्नेस्ट रेनन सेड। अर्नेस्ट रेनन का यही कहना था कि अगर ऐसा कहीं है, ये सारी बातें कहीं हैं, मतलब दैट इज अ कंट्री, इट इज अ नेशन, वो राष्ट्र है, वो देश है। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज ऑफ द चैप्टर, एंड दिस इज द, लिखा है हेडिंग, देखो यहाँ पे लिखा है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन क्यों लिखा है, पहले इसकी बात करते हैं। इन दिस चैप्टर व्हेन यू विल गो अहेड, यू विल रीड अ लाइन, और ये लाइन बहुत फेमस लाइन है, और इस लाइन पे मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, और मिनिमम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है। स्टेटमेंट क्या है? When France sneezes, the rest of Europe catches cold. कि मानो फ्रांस ने छींका
अगर फ्रांस ने छींका इसका मतलब पूरे यूरोप को सर्दी लग गई। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. और किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैट्रिंच। और ये भाई साहब कौन थे? He was the chancellor of ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे ये। आखिर क्यों कहा उन्होंने ये बात? क्योंकि अभी आप पढ़ोगे चैप्टर में कि ऑल यूरोप दे यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्रांस ओनली। पूरा यूरोप, जितने देश है यूरोप के, वो सब केवल और केवल फ्रांस को देखते थे, फ्रांस का कॉपी करते थे। व्हाट फ्रांस इज डूइंग नाउ, इफ फ्रांस इज डूइंग दिस दे विल ऑल्सो डू विल दैट, इफ फ्रांस विल इज डूइंग दिस दे विल ऑल्सो डू दैट। जो फ्रांस करेगा वही सब करेंगे। इसीलिए मैट्रिंच ने ये तंज कसा था। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कमेंट है जो मैटरनिच ने किया था गुस्से में, कि ऐसा लग रहा है कि फ्रांस अगर छींक देगा तो सबको सर्दी लग गया। फ्रांस जो करता है वही सब करता है। तंग आ गया था मैटरनिच अपने कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन को रोकते रोकते। वो लोग कॉपी कर, फ्रांस कुछ करता है वो लोग सीधा कॉपी कर लेता कि हाँ बढ़िया कर रहा है, हम भी उसी करेंगे। तो दिस इज व्हाट चैप्टर 1 है आपका, पार्ट 1 है फ्रांस। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, शुरू करते हैं। आज के लिए लास्ट ईयर करवाएंगे, घबराओ मत। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे, mention the changes take place in France after French Revolution. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से बदलाव फ्रांस में हुए, आप उनको बताइए एक एक करके। अच्छा हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, गलती से भी आप ये काम ना करें, हम आपकी कॉपी को नहीं तो काट देंगे। क्या नहीं करना है? कोई भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है। हाँ, सारे क्वेश्चन आप पॉइंट्स में लिखेंगे। आई डोंट लाइक कॉपीज ऑफ पैराग्राफ, बिकॉज ना मुझे और ना किसी भी अच्छे टीचर को कॉपी आपका पैराग्राफ में अच्छा लगता है। मतलब चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अवॉइड राइटिंग क्वेश्चन इन पैराग्राफ। आपको मैं एक अंदर की बात बताऊं, जब आपकी कॉपी जाती है बोर्ड में या फिर कहीं भी चेक होने के लिए, या कोई नॉर्मली भी कोई टीचर चेक करता है, टीचर कॉपी चेक करते समय या ऐसे भी टीचर सबसे आलसी प्रजाति है। सबसे ज़्यादा आलसी अगर कोई प्रजाति है उसका नाम है टीचर, है ना? समझ रहे हो? आप जब पैराग्राफ में आंसर देते हो ना बल्क में, तो टीचर को टेंशन होता है, उसको हर एक लाइन पढ़ना पड़ता है। वो क्या करेगा मालूम है? 3 नंबर का आंसर है, 2.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा, पार्ट वाइज मार्किंग। बट इफ द सेम आंसर यू आर राइटिंग इन 4 पॉइंट्स, पॉइंट्स बहुत क्लियर लिखे रहते हैं, हर एक पॉइंट पे टिक लगाएगा, 4 टिक, 3 नंबर कंफर्म। गलती से भी 0.5 भी नहीं कटेगा। हाँ, चारों सही होना चाहिए, ये नहीं कि 4 पॉइंट लिखिए और चारों गलती है तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पॉइंट में आंसर लिखिए। दूसरा फायदा कहाँ गया? हाँ देखो, जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो शुरू से लेके अंत तक भरना पड़ता है। सपोज करो कि आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो, यहां से आपने लिखना शुरू किया, ये पेज है आपका, आपने यहां से लिखना शुरू किया, यहां तक आए, यहां पे आके खत्म, फिर सेकंड पॉइंट यहां से शुरू किए, यहां तक लिखे, यहां पे आके खत्म, थर्ड पॉइंट यहां से शुरू किए, यहां पे आके खत्म। अगर ये पैराग्राफ होता तो यहीं पे ये पैराग्राफ खत्म हो जाता, बिकॉज ये लाइन की मार्जिन और ये लाइन की मार्जिन भी तो मेंटेन होती, ये पैराग्राफ खत्म हो जाता। मतलब 4 लाइन का आंसर, और सेम आपने पॉइंट में लिखा, ये बन गया 6 लाइन का आंसर। मतलब बित्ता पर भी नाप के देने वाला टीचर होगा तो 1 बित्ता हो गया। बुझ रहे हो? आंसर अपने आप में बड़ा हो गया। एक तो साफ सुथरा, देखने में बड़ा, पढ़ने में साफ सुथरा, और पॉइंट का पॉइंट। सो राइटिंग इन आंसर, लाइक राइटिंग इन पॉइंट्स, आंसर विल बी ऑलवेज परफेक्ट।
इस चीज़ को आप सीखें और ऐसे ही आंसर आप लिखें। चलिए अब मैं आपको इस आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का और आज छोड़ देते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर कहाँ मिलेगा? सेकेंड पैराग्राफ पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ लाइन, द आइडिया ऑफ ला पैट्री मिला, फोर्थ लाइन मिला, वहां से लेके पूरा पैराग्राफ। हाँ चलिए, हाँ उससे छोटा छोटा आंसर थोड़े मिलेगा बस। चलिए पहला पॉइंट जो आपको यहां मिलेगा, ला पैट्री, द टर्म ला पैट्री एंड ले सिटोयन कम इन एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पैट्री? ला पैट्री मीन्स फादरलैंड, मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि ये धरती हमारी माँ है, उन्होंने कहा यह धरती हमारा पिता है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमने अपनी धरती को माँ माना, उन्होंने इसको पिता माना। सिंपल मीनिंग, जैसे माँ मतलब उनके सारे बेटों के लिए माँ बराबर होती है, माँ के लिए उनके सारे बेटे बराबर होते हैं, सिमिलरली एक पिता के लिए भी उनके सारे बच्चे बराबर होते हैं। सो दिस टर्म ला पैट्री क्रिएट्स अ इक्वालिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ले सिटोयन means the citizen. Citizen means what? Now there is no titles, now there is no surname, now no one is a noble, no one is a clergy and no one is peasant. मतलब अब कोई ना राजा है, अब कोई ना सामंत है, जमींदार है, और अब ना कोई गरीब है या फिर मजदूर है। एवरीवन इज सिटीजन, हर कोई नागरिक है, मीन्स फ्रेंच है। ठीक है, सो नंबर वन दिस। नंबर टू, इक्वल टैक्सेस फॉर ऑल बेस्ड ऑन देयर इनकम। अब आमदनी के आधार पे टैक्स। नंबर थ्री, इक्वल स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम मतलब इसका क्या है? आप इसी पार्ट में जैसे ही थोड़ा आगे मैं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको एक टर्म मिलेगा पढ़ने को, फ्रैंकफर्ट सॉरी किसके बारे में मिलेगा? देखा था, ऑस्ट्रियन किंग ने किया था, ज़ोल्वरीन, यस, हाँ याद आ गया, हाँ ठीक, ज़ोल्वरीन एक टर्म आपको मिलेगा पढ़ने को, ज़ोल्वरीन, दैट विल बी इन द सेकंड पार्ट। ज़ोल्वरीन क्या है? सो ज़ोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम यूनियन? एक ऐसा संगठन जिसने क्या किया था, यूरोप के लिए स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम किया था। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एग्जाम्पल ऐसे समझो, मुजफ्फरपुर 1 किलो बराबर 800 ग्राम, दरभंगा 1 किलो बराबर 1200 ग्राम, पटना 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, हाजीपुर 1 किलो बराबर 700 ग्राम। कुछ समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब हुआ कि जो दरभंगा के नवाब होंगे, मुजफ्फरपुर के नवाब होंगे, वो अपने अनुसार मुजफ्फरपुर के किलो की वैल्यू 1 किलो बराबर 800 रखे हैं कि हमारे यहाँ 800 ग्राम को ही 1 किलो मान लिया जाएगा। वाइल जो दरभंगा के नवाब होंगे या राजा होंगे, ही यूज्ड टू पुट कि नहीं भाई हमारे यहाँ 1200 ग्राम होने पर 1 किलो मानेंगे। मेरी बात समझ गए? मतलब एवरीवन इज हैविंग इट्स ओन करेंसी, ओन मेजरमेंट एंड ओन वेट सिस्टम। इन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरे फ्रांस के लिए। क्या पूरे फ्रांस में एक ही मेजरमेंट होगा, एक ही वेट सिस्टम होगा और एक ही करेंसी भी होगी? जी 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 जी, फ्रांस के हर स्टेट का अपना पैसा था, अपना मेजरमेंट था, अपना वेट सिस्टम था। उसी को तो स्टैंडर्डाइज किया कि पूरे फ्रांस के लिए एक हो जाए, और इसको बाकियों ने कॉपी किया। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा मिलेगा आपको क्या?
अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसको क्या कहा गया था? नेशनल असेंबली। याद होगा क्लास 9th। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट केम इन फ्रांस एंड द नेम ऑफ द पार्लियामेंट वाज नेशनल असेंबली। तो ये बना। पांचवा बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो राजा को मन में आएगा वो नहीं होगा। विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दैट विल बी ओनली फॉलो। सो वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लॉ फॉर ऑल, एक कानून जो सबके लिए हो, दैट इज फॉर्म्ड। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस, है ना, जो कि वहाँ हुए थे। लग रहा होगा कि सर ये बहुत छोटा है, बट आप जब इसको स्टेटमेंट में लिखोगे वो पैराग्राफ आपको लग जाएगा। देखो, दिस चेंजेस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले ये बदलाव किए थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, बट फिर भी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर भी हट गया गद्दी से। रीज़न क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बट ऑन द सेम टाइम उनके अंदर एक फीलिंग आ गई कि इफ़ आई एम डूइंग सच ग्रेट वर्क देन व्हाई आई विल चेंज। उन्होंने इलेक्शंस को बैन कर दिया और कहा था कि आई विल बी परमानेंट। कह सकते हो, यस, आफ्टर लुई 16 वही बने थे प्रेसिडेंट या पावर में आए थे। लोगों ने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को ही भगाया। रॉबस्पियर के भागने के बाद नेपोलियन आया। आप अभी जैसे पेज बदलोगे, टर्न करोगे, मैं आपको अगला क्वेश्चन आज नहीं लिखवाऊंगा, अगला दिन लिखवाऊंगा। सिविल कोड ऑफ 1804, कोड ऑफ 1804, या इसको कहा जाता है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड, इस नेपोलियनिक कोड में क्या पढ़ना है? यही बातें पढ़नी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रांस में किसने की थी? नेपोलियन ने भी लागू की थी और बहुत अच्छे से लागू की थी, है ना। लेकिन फिर नेपोलियन भी गया। क्यों? सेम रीज़न। नेपोलियन ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट इफ आई एम सो गुड दैट व्हाई शुडंट ओनली आई, एंड वो फ्रांस तक ही नहीं रुका, उसका सोचना था कि पूरा यूरोप ही वो जीत ले। ही वॉन्टेड टू बी अ सेकेंड अलेक्जेंडर ऑफ यूरोप, कि पूरे यूरोप को जीत करके मैं पूरे यूरोप का राजा बनूंगा और पूरे यूरोप में एक जैसा नियम चलाऊंगा। तो यही सारी चीज़ें आएंगी चैप्टर में आगे, धीरे 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 धीरे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आज इसलिए ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ आपको, बिकॉज चैप्टर को पहले आज घर जाके तबीयत से पहले पार्ट को पढ़ना, है ना। एक सेकेंड। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। जाते हुए बेल आइकन को प्रेस करके और सब्सक्राइब कर लेना नहीं किए हो तो, और शेयर जरूर कर देना दबा के, है ना। अभी तक जो देखा होगा वो, है ना, है, हाँ मे बी, तो भैया शेयर कर देना दबा के, ठीक है। चलो।